Welcome to Smart Accounting Classes. So the topic that we are going to discuss today is very important for your SS courses and for the BCom courses also. So the topic that we are going to discuss today is dissolution of partnership firm. So here we have already come to know what do you mean by dissolution. So we have already come to know what do you mean by the partnership. Okay, we have already come to know the meaning of the partnership. Next, its definition. हम लोग को मालूम है कि मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है. द पार्टनरशिप एक्ट 1932, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. द पार्टनरशिप एक्ट 1932. Now what do you mean by the dissolution of partnership firm? Whenever we talk about the dissolution, the very first thing comes to your mind, that is the winding up और क्लोज डाउन. जब कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं dissolution of partnership firm. Now the very important thing, dissolution of partnership or dissolution of partnership firm, these two terms are not equal. Dissolution of partnership firm और dissolution of partnership दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है सिप एग्रीमेंट को बंद करना, सिप एग्रीमेंट को कैंसिल करके, ओल्ड एग्रीमेंट को कैंसिल कर, ओल्ड पार्टनरशिप डीड को कैंसिल करके नया डीड बनाने को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. और जब जाके बिजनेस ही बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जैसे कि इस जो चैप्टर है आप लोगों का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे बिजनेस पूरा का पूरा बिजनेस को बंद किया जा रहा है, पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो गया है, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जब एक बिजनेस को उसका जो भी पुराना एग्रीमेंट होगा उस पुराने एग्रीमेंट को चेंज करके नया एग्रीमेंट बनाना, उसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप. तो रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप का और एक नाम होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने से बिजनेस बंद भी हो सकता है, बिजनेस बंद नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होने से बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा. एंड इट ऑटोमेटिकली क्लोज डाउन, इट ऑटोमेटिकली कैंसिल द एग्रीमेंट. अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो उसको एग्रीमेंट का क्या करेगा, तो एग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाता है. नाउ व्हाट आर द वेरियस रीजंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का वेरियस मोड्स क्या क्या है वो देखेंगे. लिखा हुआ है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो मोड्स का मतलब होता है द वेरियस रीजंस. तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से तो डिसोल्यूशन 5 तरह का होता है. मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन 5 तरह. बाय एग्रीमेंट होता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, बाय ऑन द हैपनिंग ऑफ सम अनसीन कंटिंजेंसीज, डिसोल्यूशन बाय नोटिस एंड बाय ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर. ओके, तो यहाँ पे सेक्शन भी दिया है, सेक्शन 40, 41, 42, 43 एंड 44. नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट वन, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है. तो फर्स्ट कंडीशन में लिखा है ऑल पार्टनर्स गिव कंसेंट टू इट. मतलब कि एक बिजनेस है और ये बिजनेस में 3 पार्टनर है, 3 पर्सन्स आर देयर. तीनों पार्टनर मिलके बोला है चलो अभी बिजनेस बंद कर देते हैं. तो इसके लिए उसको बोला जाएगा कि यहाँ पे बिजनेस बंद करने का जो कंसर्न था, जो डिसीजन था, वो तीनों पार्टनर ने दिया है, तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा बाय एग्रीमेंट. उन लोगों ने डिसाइड किया भी बिजनेस बंद करना है इन अकॉर्डेंस विथ कंट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स. अगर पार्टनर के बीच में कोई कंट्रैक्ट रहता है कि पार्टनर लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग का जो भी बिजनेस है हम लोग कुछ दिन बिजनेस करके उसके बाद हम लोग का बिजनेस बंद करेंगे, दे मेड द एग्रीमेंट, हम लोग कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इस बिजनेस को बंद कर देंगे, तो उस टाइम पे भी उस बिजनेस को उस टाइम आने के बाद बंद करना है. नेक्स्ट कंपलसरी डिसोल्यूशन. कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है जो व्हेन ऑल द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. मतलब जितना भी पार्टनर है वो अभी उन लोगों का जो भी लायबिलिटी है वो मैक्सिमम लेवल तक, दे आर द लायबल. उन लोगों का जो कैपेसिटी है, अर्निंग कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, उन लोगों का डेप्थ ज्यादा हो गया, बिजनेस का डेप्थ ज्यादा हो गया, तब जाके भी आपको का वो बिजनेस को बंद करके वो जो डेप्थ है बिजनेस का भी जो भी डेप्थ होगा, जो भी उन लोगों का बाहर का आदमी जो भी पैसा पाता है उन लोगों को पेमेंट करने के लिए बिजनेस को बंद करके उसका सारा एसेट को रियलाइज करना होता है. व्हेन द बिजनेस बिकम्स इलीगल, जब बिजनेस खोला था तब बिजनेस लीगल बिजनेस कर रहा था,
अभी बिजनेस पुराना हो गया तो लोग ज्यादा पैसे इनकम करने के लालच में बिजनेस क्या कर रहा है ना, कुछ इलीगल काम कर रहा है। तो इलीगल काम करने से भी उस बिजनेस को, अगर इलीगल काम कर रहा है तो अगर इज देयर एनी इलीगल थिंग गोइंग इनटू द बिजनेस, सो दैट बिजनेस शुड बी क्लोज डाउन। नेक्स्ट है सब कुछ ऐसा कारण जैसे कि डेथ हो गया किसी पार्टनर को, और पार्टनर लोगों का सारा ही डेथ हो गया तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली बंद होगा। बिजनेस ने डिसीजन लिया था कि हम लोग का जो भी बिजनेस है वो हम लोग 10 साल तक चलाएंगे, अभी 10 साल हो गया तो बिजनेस को बंद करना है। कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, मतलब बिजनेस कुछ पर्पस के लिए खोला था, एक बिजनेस खोला है लेकिन बिजनेस का कुछ पर्पस था। जैसे कि तीन पार्टनर था, तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया था कि जब हम लोग का कैपिटल 100 करोड़ होगा तब हम लोग बिजनेस बंद कर देंगे। नाउ द कैपिटल बिकम्स 100 करोड़, नाउ दे हैव टू क्लोज डाउन द बिजनेस बिकॉज इट इज अ case which is laid down in the section 42 under the Indian Partnership Act 1932। नेक्स्ट में लिखा हुआ है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अगर कोर्ट ने कुछ नोटिस दिया है, कोर्ट ने कुछ नोटिस दिया इन केस ऑफ पार्टनर्स बाय विल, मतलब पार्टनर लोगों ने सारा मिलके, मतलब डिसीजन पहले लिया नहीं था कि अभी हम लोग बंद करेंगे, लेकिन अभी वो लोग सोच रहे हैं कि चलो बिजनेस बंद कर देते हैं, अपना खुद का बिजनेस करेंगे अभी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा सारा लोग। तो वो लोग भी अपना कोर्ट में ये कंसर्न दे सकता है कि अभी हम लोग बिजनेस बंद करना चाहते हैं और ये हम लोगों का खुद का मर्जी है, तब बिजनेस बंद करना है। और यहाँ पे लिखा है कोर्ट का कुछ ऑर्डर है, अगर कोई पार्टनर अनसान मतलब मेंटली फिट नहीं रहता है, अगर सारा पार्टनर ही मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है तो बिजनेस बंद करना होता है। पार्टनर्स इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, अगर कोई पार्टनर है उन लोग का जो भी ड्यूटीज वगैरह रहता है, अगर वो लोग ड्यूटी ठीक से नहीं करता और कोर्ट को इस बारे में कुछ पता चला है तो कोर्ट ने इसको इंस्ट्रक्शन देंगे चलो बिजनेस बंद कर दो। और मिसकंडक्ट बाय एनी पार्टनर, कोई पार्टनर था वो कुछ ऐसा काम किया जो भी एक्सेप्टेबल नहीं है तो जाके भी आप लोगों का बिजनेस बंद करना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो द वेरी फर्स्ट वन, द डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट which is laid down in section 40. Next one under section 41, that is the compulsory dissolution. Section 42, that is dissolution of agreement, dissolution on happening of some events. Next is dissolution by notice, which is given under section 43 of the Indian Partnership Act, and the last one is dissolution by court under section 44 of the Indian Partnership Act. So this is the very important point. Some of the short questions comes under this category that mention two cases but mention two grounds under which the court may give notice to the partnership firm to close down। दो ऐसा रीजन बोलिए जिसके कारण कोर्ट बिजनेस को ऑर्डर देता है कि आप लोगों का अपना बिजनेस बंद कर दो। तो यहाँ पे दो कारण है, जब पार्टनर लोग अनसाउंड माइंड हो जाता है, जब कोई भी पार्टनर अपना ड्यूटी ठीक से करता नहीं है, या कुछ ऐसा काम मिसकंडक्ट कर गया, कोई पार्टनर ऐसा काम किया जो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, एट दैट केस ऑल्सो द बिजनेस शुड बी क्लोज डाउन। Now, after discussing regarding the dissolution of partnership firm and the modes of dissolution, the very and the most important part of this chapter is its accounting treatment। जैसे कि बिजनेस खोलने से पहले कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है, तो बिजनेस बंद करने के बाद भी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है। जैसे कि अपना जो भी एसेट्स है वो एसेट हम लोग क्या करेंगे, उसको तो सेल करना है, रियलाइज करना है, या कोई पार्टनर लेके जाएगा, अपना जो भी पैसा पाता है, बाहर का लोग भी पैसा पाता है, उसका कोई ट्रीटमेंट होगा। सो व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर शुड बी फॉलोड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। सो यहाँ पे हम लोग का जो भी टॉपिक होगा वो होगा अकाउंटिंग treatment। So whenever we talk about the accounting treatment in case of dissolution of partnership firm, the very first thing comes to our mind, the ledger account। So what are the various ledger account that should be prepared in case of dissolution of the partnership firm? So the very first one is the realization account, realization account। Second one is the partners capital account, and the last one is the cash/bank account। No, so the first one is the realization account, partners capital account, and cash or bank account। Now see, whenever we talk about the realization account, the very first thing it comes to our mind, its meaning and why it is prepared, why। So see, the meaning of the realization account is simple। Realization account is basically prepared for the purpose of realize the assets and paying the liabilities। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है, और ये अकाउंट कब खोला जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट तब खोला जाता है जब कोई भी एसेट को सेल करना है और उससे जो भी पैसा मिला था उस पैसे से थर्ड पार्टी लायबिलिटी को पेमेंट करना है, तब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या है?
यहाँ पे लिखिए टू क्लोज डाउन द अकाउंट्स ऑफ assets and liabilities. ठीक है, to close down the assets and liabilities. So how the realization account is prepared. realization account हम लोग कैसे बनाते हैं? So यहाँ पे देखिए realization account बनाने का प्रोसेस क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री के द्वारा सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। बिजनेस एक था और ये लोग लायबिलिटीज है। तो यहाँ पे देखिए बिजनेस बंद करने के टाइम पे इफ द बिजनेस वांट्स टू क्लोज डाउन एट दैट केस, अगर बिजनेस को बंद करना है सो एट दैट केस यहाँ पे जितना सारा एसेट रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसेट को हम लोग को मार्केट में सेल करना है और वहां से जो भी पैसा मिलेगा मनी रिसीव, जो भी एसेट पैसा मिलेगा, जो भी मनी रिसीव होगा वो मनी रिसीव से इन लोगों को पेमेंट भी करना है, अगर सरप्लस अमाउंट कुछ रहता है, इफ देयर इज एनी सरप्लस इट शुड बी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर कुछ डेफिसिट रहता है, माने कि 100 रुपए का सेल हुआ लेकिन देना है 120 रुपीज, यहाँ पे डेफिसिट होने से पार्टनर्स को पैसा लाना है। पार्टनर्स ब्रॉट द कैश। नाउ व्हाट आर द वेरियस जर्नल एंट्रीज दैट शुड बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट एंट्री जो होता है ट्रांसफर ऑफ एसेट, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेप्टिंग कैश स्लैश बैंक स्लैश प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस स्लैश डिफर्ड रेवेन्यू expenses. If you don't know regarding the deferred revenue expenses, a separate short video is prepared. Please go and check the meaning of the deferred revenue expenditure. So asset transfer, तो asset हमेशा क्या होता है ना, asset always डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस एसेट को ट्रांसफर करना होता है। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू asset account. So first entry is realization account debit to asset account. Next come to the second one, transfer of liabilities. यहाँ पे देखिए लाइबिलिटीज कौन सा लाइबिलिटी होगा, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होगा। थर्ड पार्टी मतलब जो लाइबिलिटी, जो पैसा बाहर का लोग पाता है तो उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होने से उसका लाइबिलिटी हमेशा क्या बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज आपका हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। तो इसको अगर हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा क्रेडिट, हो जाएगा डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट होता है आपका एसेट रियलाइज्ड और सोल्ड। जब एसेट रियलाइज होता है या सेल होता है तो एंट्री क्या होगा, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट बिक्री करने से तो पैसा आता है, पैसा आने से बैंक या कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, तो बैंक और कैश डेबिट टू एसेट के जगह पे हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। वाई, कारण रियलाइजेशन अकाउंट में ही एसेट है अभी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या अकाउंट लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे when any asset is taken over by partner। अगर कोई एसेट कोई पार्टनर लेके गया तो एंट्री क्या होगा, तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए अगर ये पार्टनर था और ये बिजनेस से कोई एसेट लेके घर जा रहा है
तो बिजनेस क्या करेगा, इस पार्टनर्स का जो भी कैपिटल है वो कैपिटल से पैसा इन लोगों का कैपिटल जो भी है डिडक्ट करेगा, तो इसका कैपिटल घटेगा, घटने से डेबिट होता है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट होता है आपका लायबिलिटीज के लिए, लायबिलिटीज पेड। जब लायबिलिटीज पेमेंट होगा तो लायबिलिटीज कौन सा में अकाउंट में ट्रांसफर किया था, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री था लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब पेमेंट होगा तब एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, when liabilities are taken over by any partner, जब लाइबिलिटी कोई भी पार्टनर लेके जा रहा है तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जैसे कि बिजनेस में ये जो आदमी था इसको बिजनेस को पैसा देना था, तो बिजनेस का जो भी पार्टनर है बिजनेस को बोल रहा है ठीक है ये पैसा हम दे देंगे, तो इन लोगों का माने कि इसका 100 रुपीज बिजनेस में पहले से दिया हुआ है और इनको 20 रुपए दिया, तो अभी वो बिजनेस के कारण कितना कंट्रीब्यूट का 120, तो एज कंपेयर टू 100 नाउ द कैपिटल बिकम्स 120, तो कैपिटल इंक्रीजेस, इट विल बी क्रेडिटेड। नाउ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जिसको हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर होते तो एंट्री होगा इफ पेड, अगर पेमेंट किया है तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। अगर इफ एनी पार्टनर टेकन ओवर, अगर कोई भी पार्टनर ने बोला कि ठीक ये जो खर्चा है ये भी हम दे देंगे, बाद में हमको देने से हो गया, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आपका होता है प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन रियलाइजेशन। देखिए रियलाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। प्रॉफिट कब होता है, जब क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज्यादा होगा। रियलाइजेशन हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट मतलब गेन और डेबिट मतलब लॉसेस और एक्सपेंसेस। तो अगर रियलाइजेशन आपका नॉमिनल अकाउंट है तो रियलाइजेशन का क्रेडिट ज्यादा होने से ये इसको प्रॉफिट व गेन इंडिकेट करेगा। तो क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट ज्यादा होने के कारण ये प्रॉफिट है। तो क्रेडिट को जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट क्या हो जाएगा, डेबिट, एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होता है इफ लॉस होने से डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट कम होगा, तो डेबिट ज्यादा है इसको ट्रांसफर करने से क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट अभी आएगा आपका रिजर्व का ट्रीटमेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ रिजर्व दिया हुआ है तो रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रिजर्व को ट्रांसफर करने से एंट्री होगा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट रिजर्व के बाद अगर क्वेश्चन में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट है, appeared on liabilities साइड। अगर लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट के केस में ये क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ट्रांसफर करने से डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होता है, लॉस appeared on एसेट साइड, तो लॉस होने से ये डेबिट बैलेंस है, तो ट्रांसफर करने से क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन, सबको पैसा देने के बाद जितना पैसा रहेगा बचेगा, उसमें से पार्टनर के बीच में वो पैसा सरप्लस अमाउंट डिवीजन करने से पहले पार्टनर्स का अगर कोई लोन है तो उसको लोन को पेमेंट करना है, तो एंट्री होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट होता है सेटलमेंट, लास्ट एंट्री इफ सरप्लस। अगर सरप्लस होता है, पैसा ज्यादा होता है, तो एंट्री क्या होगा, पैसा अगर ज्यादा है तो वो पार्टनर के बीच में डिवाइड हो जाएगा, पार्टनर को दे देंगे पैसा कैपिटल उन लोगों का, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। और अगर डेफिसिट रहता है, इफ डेफिसिट, अगर डेफिसिट होता है तो एंट्री क्या होगा, तो रिवर्स एंट्री है, पैसा लाना है पार्टनर्स लोगों को, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, so these are the basics entries of related to dissolution of partnership firm। अगले कुछ वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस का कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।